सो हेलो एवरीवन एंड आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। सो एक्चुअली एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और ये इनिशिएटिव कुछ नहीं है। बेसिकली इनिशिएटिव उस चीज़ के लिए है, स्पेशली फोकस्ड है मास कम्युनिकेशन और जो मीडिया जर्नलिज्म उस पर फोकस्ड है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो है ये उन लोगों के लिए है जो लास्ट मोमेंट पे अगर एग्जैक्टली एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अभी तक कुछ भी अगर नहीं पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के बिहाफ पे बोला जाए, तो हम लोग उस चीज़ को फोकस में रखकर इसको बना रहे हैं वीडियो को। तो इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा अगर बोलूँ कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस या बहुत ज़्यादा इस पर कोई आप अगर अपना फीडबैक दें या सब कुछ, तो आई थिंक उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है लास्ट मोमेंट पे पढ़ते नहीं हैं, और मतलब उससे पहले ही पढ़ते नहीं और लास्ट मोमेंट पे काफ़ी कुछ पढ़ के कर जाते हैं। तो इसमें कोई गलत या सही नहीं है। हम बना ही उन लोगों के लिए रहे हैं जो अगर कभी पढ़े नहीं हैं और उसके बावजूद अगर इस चीज़ को रिकॉल करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी एडवांटेजियस हो जाएगा। सो ये फोकस्ड है स्पेशली महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के सिलेबस पे। बट ये जो टॉपिक है, ये बहुत सारा टॉपिक मैंने देखा है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, तो आपको हर जगह बेनिफिट हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे हैं तो वो तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा, बट उसके अलावा फर्दर बहुत सारे बेनिफिट्स होगा। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में हैं और सिलेबस आपका यही है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और नहीं पढ़ा है तो सिर्फ आप 10 से 15 दिनों में भी, यानी कि एक हफ्ते में भी अगर आप सारे वीडियोस को कवर अप कर लेंगे जो मैं बनाने जा रहा हूँ इस पूरे सीरीज़ में, तो आपको आसानी से सारा कुछ कवर अप हो जाएगा। और थैंक यू आप मुझे बाद में बोल लीजिएगा, बट आपका एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर चला जाएगा। सो आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो हम लोग इस सेशन को थोड़ा सा कैटेगराइज करेंगे अलग अलग सेक्शन में। पहले तो हम लोग स्पेशली सिलेबस फोकस कर लेंगे कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस एक आइडिया हो जाएगा, तब हम लोग हर टॉपिक को सेग्रीगेट कर कर थीम वाइज वहाँ पे काम आसानी से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल पहले सिलेबस देखते हैं, और सिलेबस अगर देखेंगे तो उस सिलेबस से आपको भी अपनी यूनिवर्सिटीज या और सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो होते हैं बेसिकली सेम होते हैं। तो थोड़ा सा आप मैच कर लीजिएगा और जो सिलेबस आपको मिल रहा है वो कॉमन हो जाएगा। फिर फर्दर अगर आपको कुछ उसके अनुसार अगर कुछ दूसरे यूनिवर्सिटीज वो इस तरह का सिलेबस जो थोड़ा डिफरेंट लगता है, तो आप फिर फर्दर मैसेज कर सकते हैं। एंड देन हम लोग फिर कंसीडर करके स्पेशली फोकस अलग अलग यूनिवर्सिटीज पे बना देंगे। बट फिलहाल हमारा फोकस जो है स्पेशली, और भी मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स के कहने पे ही मैंने स्टार्ट किया है, मेरा मन नहीं था बट उनके कहने पे स्टार्ट किया है। तो स्पेशली फोकस महात्मा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है, और उनको अगर पेपर फर्दर देना है तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट सभी को बेनिफिट होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, और फिर हम लोग उसके बाद फर्दर बढ़ेंगे। और मैं इसमें इस तरीके से बनाया हूँ कि ये इतना आसान होगा आपके लिए कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, और काफ़ी शॉर्ट नोट्स भी हैं इसमें, तो आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगा। मतलब हर सब्जेक्ट का मैं बोलूँ तो 4-4-5 पेज में ही पूरा निपटा दिया गया है, और आप आराम से उसको इलोंगेट कर सकते हैं, और पूरे कहानी की तरह मैं इसमें आपको बता भी दूंगा। तो लेट्स सी पहले सिलेबस क्या होता है, और फिर हम लोग उसके बाद थीम वाइज कैटेगराइज कर लेंगे। तो पहले हम आते हैं, सो दिस इज लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी, और ये डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज के तहत ये इनका ही जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के तहत पहले कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं स्पेसिफाइड होते हैं, वो सब्जेक्ट्स देख लेंगे और हर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग सिलेबस देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि कितना सब्जेक्ट है, कितना सिलेबस है, और फिर हम लोग एक एक सब्जेक्ट कोड वाइज, फिर उसका सिलेबस वाइज, और हम लोग सेग्रीगेट करके काम कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो मैं बहुत ज्यादा आपको नंबर्स और मार्क्स और इन सब चीजों पे फोकस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो आपको पता लग जाएगा, बट एक ब्रीफ आइडिया हम लोग ले लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो कोर्स सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो इसमें कुछ कोड है, जैसे थ्योरी एंड मॉडल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, जिसका कोड MGMC 4101 ये रखा गया है। ये स्पेसिफाइड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है, और चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है, एक सेंटर जो सेंट्रलाइज्ड है, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही वो लागू होगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी, इट्स लाइक अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो ये हर जगह स्पेसिफाइड होगा। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज वेरी कॉमन, जो थ्योरी एंड मॉडल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है ये। अगर इसको ढंग से पढ़ा जाए तो वो अलग बात है कि ढंग से पढ़ाने वाला ना मिले तो बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं, बट ये स्पेशली बहुत इफेक्टिव सब्जेक्ट है। दूसरा हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म, जिसका कोड है 4102 MGMC 4102,
और उसके बाद फिर थर्ड जो है आपका सब्जेक्ट दैट इज सिनेमा एंड कल्चर कम्युनिकेशन। ये भी बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक है भी अपने आप में। तो सिनेमा एंड कल्चर कम्युनिकेशंस जो है, कल्चरल जो कम्युनिकेशंस है 4103। एंड फिर फर्दर अगर हम उसके अलावा बात करें तो इसमें कुछ कुछ टर्म है, टर्मिनोलॉजी हम लोग बाद में देख लेंगे एक एक कर, बट पहले जो सब्जेक्ट है उसको देखते हैं, फिर हम लोग एक एक करके टर्मिनोलॉजी को देख लेंगे। और फिर उसके बाद हमारा है एमजीएमसी 4104 जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। तो जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स है, आप सोचिए कितने इंटरेस्टिंग है कि यूपीएससी के जो मेरे लेक्चर्स होते हैं उन यूपीएससी के लेक्चर्स में भी करंट अफेयर्स को स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, चाहे स्टेट सर्विस के एग्जाम में हो चाहे कहीं भी हो। और यहाँ भी दिया हुआ है तो बहुत ही अच्छा चीज भी है, क्योंकि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से मिल जाएगा और आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। दूसरा फिर है 4105 एमजेएमसी कोड, जैसे मीडिया इंफॉर्मेशन एंड एम्पावरमेंट। तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग अलग अलग सब्जेक्ट्स चूज किए जाते हैं सेमेस्टर वाइज, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए अलाउड होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में काउंट होगा। तो उस हिसाब से भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग सब्जेक्ट का नाम देख लेते हैं। फिर उसके बाद आपका है देन हिंदी, जो आपका भाषा और संप्रेषण, इसकी बात की गई है। यहाँ पे एक आप जरा नोटिफाई कर करके देखेंगे तो एमजेएमसी 4104 एंड 4106 इसमें एक चीज लिखा हुआ है, दैट इज ओईसी। ओईसी मतलब होता है ओपन इलेक्टिव कोर्स, और ओपन इलेक्टिव कोर्स का मतलब होता है कि आप इसमें से एनी वन कोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग और चूज फ्रॉम द, जो आपका MWC SWS स्वयं मल्टी डिसिप्लिन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, सेलेक्ट एनी वन। तो जब भी जहाँ पे ओईसी होगा उसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटीज। तो हर यूनिवर्सिटीज अपने अकॉर्डिंग वो चूज कर लेती है, तो हमें उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम सीधा फर्दर आगे बढ़ेंगे। जो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, जो कि मोतिहारी कैंपस है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स डिफाइन किए गए हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग देखकर फिर फर्दर आगे काम बढ़ा लेंगे। तो इसमें मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है कि अगर हम इसमें कुछ सब्जेक्ट्स के अलावा बात करते हैं तो मोबाइल जर्नलिज्म जो कि है अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एमजीएमसी कोड 4107 में आता है। और उसके बाद फिर ई कंटेंट राइटिंग जो है 4108, ये भी अपने आप में एक मजेदार है, जो कि बहुत लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन ये डिपार्टमेंट भी है और बहुत चीज पढ़ने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मतलब डाइवर्स वे में। तो सच बोलूं तो ये मजेदार मुझे सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है। जैसे यूपीएससी में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है, और अगर आप ऑनेस्टली पढ़े ना तो बहुत बेहतरीन मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो मीडिया डिपार्टमेंट से आपको एक तरीके से पूरा प्यार हो जाएगा, अलग अलग इतने सारे डाइवर्सिफिकेशन है सब्जेक्ट्स के। बस यही है कि अगर हम उसको सिंसियरिटी के साथ पढ़ें तो ज़्यादा मजा आएगा, अदरवाइज ऐसे कुछ खास फायदा नहीं होगा। अगर आप सिर्फ एक डिग्री के लिए पढ़ें तो बहुत ज़्यादा कुछ आपको फायदा नहीं होगा। दूसरा इसमें एक और चीज़ देखते हैं, कंप्यूटर बेसिक्स भी है और उसमें एक है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। ये सब सब्जेक्ट्स हैं, इनके कुछ फुल फॉर्म्स जैसे फॉर एग्जांपल जहां जहां आपको दिखेंगे, जैसे ओईसी लिखा था तो ओईसी में ओपन इलेक्टिव कोर्स, जिसमें आप किसी दो में से आप एक चूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं अगर बात करूं इन तीनों की, तो इन तीनों में जो हम लोग के द्वारा जो चुना गया है, जो यूनिवर्सिटी का दोनों है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर वाला सेक्शन। सिमिलरली उसी तरीके से और जहां जहां पे भी ओईसी लिखा हुआ है उसमें से आपके पास ऑप्शन होता है कि आप दो या तीन में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। तो फर्दर अगर हम देखें थोड़ा सा तो कुछ कुछ फुल फॉर्म्स है, जैसे डीएससी है, तो डीएससी का मतलब भी अगर थोड़ा जानना नेसेसरी है, थोड़ा सा आप जान लेंगे तो बेहतरीन फायदा हो जाएगा। जैसे कि है स्पेसिफिक कोर कोर्स, उसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर का मतलब है कि जो कोर्स डिफाइन किया गया है और इम्पोर्टेंट है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। जैसे यू हैव टू स्टडी, फॉर एग्जांपल कि अगर हम सब्जेक्ट्स में ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाकर अगर देखें तो कुछ कुछ जगह पे डीएससी लिखा हुआ है, और वो डीएससी जो है आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले थ्योरी एंड मॉडल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर फर्दर अगर देखेंगे हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म में लिखा हुआ है और सिनेमा एंड कल्चर कम्युनिकेशन में लिखा हुआ है। तो ये मस्ट है, इसमें से आपको इन तीनों को ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपके पास कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि आप अलग से ऑप्शन कुछ कर रहे हैं और फिर यहाँ कर पाएंगे, तो आपको इन तीनों को पढ़ना पड़ेगा, दैट इज कंपल्सरी। और जहां जहां पे ओईसी है तो ओईसी में हमारे पास ऑप्शन है कि हम उन तीन में से या हम उन दो में से कोई एक ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं। तो डीएससी का मतलब एग्जैक्ट क्या है, डीएससी का मतलब सिंपल अगर ठेठ भाषा में बोला जाए, बिल्कुल आम और ठेठ भाषा में, तो उसका मतलब है कि सर ऐसा चीज जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स है और उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन दूसरा चूज करने के लिए नहीं है। बात करते हैं ओईसी के, तो ओपन इलेक्टिव कोर्स है। ओपन इलेक्टिव कोर्स में हमारे पास ऑप्शन होता है कि वी कैन चूज फ्रॉम वन सब्जेक्ट, मतलब दो सब्जेक्ट में से एक हम लोग चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कुछ प्रैक्टिकल कोर्स है और कुछ एएसईसी है। एसईसी मतलब होता है स्किल इनहैंसमेंट कोर्स,
और उसके बाद है MENC, दैट इज मैंडेटरी इलेक्टिव नॉन क्रेडिट कोर्स। देखिए इस कोर्स का सबसे बहुत अच्छा फायदा ये है कि कुछ कोर्स हमारे इंडिया में अगर बात करें स्पेशली तो वैसे हैं जो स्किल वाले हैं, लेकिन उस पर ज्यादा इम्फेसिस किया ही नहीं जाता है। ये गलती टीचर्स की तरफ से भी होती है, एंड टू बी वेरी फ्रैंक एक्सेप्ट करना नेसेसरी है, टीचर्स को भी, एकेडमिशियंस को भी, और हर लोगों को, क्योंकि वो लोग उसके लिए टाइम देते ही नहीं है। सब लोग इस बात पे अड़े रहते हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है और हम कंप्लीट करा चुके हैं, और सारा फोकस सिलेबस पे हो जाता है। जबकि मीडिया इज ऑल अबाउट कि आप कितना अपने आप को क्रिएटिविटी देते हैं, कितना अपने आप को समय देते हैं कुछ नया क्रिएट करने के लिए। अब जैसे ई कंटेंट राइटिंग है, ये भी अपने आप में एक बेहतरीन सब्जेक्ट है। इसके लिए टाइम अगर दिया जाए, इसको क्रिएट किया जाए तो बहुत बेहतरीन तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अपने आप में बहुत बेहतरीन चीज है। तो सर इसमें जो है आपका DSC वो क्या है, तो DSC आपका परमानेंट चीज है जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, उसमें आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। दूसरा OEC में आपके पास 2-3 में से आप एक चूज कर सकते हैं। PC है प्रैक्टिकल कोर्स, कुछ प्रैक्टिकल ही होते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं होता। जैसे यहाँ ई कंटेंट राइटिंग भी एक प्रैक्टिकल के अंदर आता है, या फिर ACC स्किल इनहैंसमेंट के अंदर आता है, बिल्कुल आना भी चाहिए। सिमिलरली मोबाइल जर्नलिज्म भी उसी का एक पार्ट है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं MENC, दैट इज मैंडेटरी इलेक्टिव नॉन क्रेडिट कोर्स। अब कुछ वैसे होते हैं जो आपको चूज करना पड़ेगा, लेकिन वो आपको बहुत स्कोर या उसकी मार्किंग नहीं, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा। तो वैसे भी कुछ जो है वो होते हैं, जैसे उसमें स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है और उसी तरह से कंप्यूटर बेसिक्स भी है। तो ये MENC के अंदर आता है कि आप चूज करें, मैंडेटरी है, इलेक्ट करना है, लेकिन उसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। और मैं अगर ऑनेस्टली बोलूं तो मीडिया डिपार्टमेंट में अगर आप मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं, तो आई थिंक कि आप सभी को ना थोड़ा सा केयरफुल होकर उन सारी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए जो एकेडमिक के अलावा है और जिसको हम लोग नहीं उतना वैल्यू देते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के दिया जाए तो बहुत मजेदार होगा। तो सो हम लोग इस पूरे अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, जो सब्जेक्ट डिफाइन किया गया है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं एक बार आपको बोलना चाहूंगा। जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ये फोकस पूरा सेमेस्टर 1 के लिए है, मतलब PG सेमेस्टर 1 मास कम्युनिकेशंस के लिए है। और मास्टर ऑफ आर्ट्स जो मीडिया में जर्नलिज्म में कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो एग्जाम अभी तक नहीं दिए हैं और जो पढ़े भी बहुत खास नहीं और उनको पेपर देना है, उनके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। तो मैं एक बार और आपको ये रिपीट कर देना चाहूंगा। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें कि कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है स्पेसिफाई किया हुआ है, तो उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स जिसके लिए एग्जाम्स आपको देने हैं, रिटन पेपर देने हैं, उसमें आपको सबसे पहला आ जाएगा दैट इज थ्योरी एंड मॉडल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो कि 4101 कोड है इसका। सिमिलरली हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म और जिसका कोड 4102 है, एंड देन सिनेमा एंड कल्चरल कम्युनिकेशन है। ये तीनों का जो है आपका ये एग्जाम्स होगा ही होगा। फिर अब आते हैं इस OEC में, तो जो मैं बता रहा हूँ उस OEC में इन तीनों में से ऑप्शन चुना गया है 4104 जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। तो टोटल सब्जेक्ट ये 3 + 1 ये हो गए 4। उसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो स्किल इनहैंसमेंट कोर्स में मोबाइल जर्नलिज्म और ई कंटेंट राइटिंग इन दोनों के भी पेपर्स होंगे। तो ऊपर से हो गए 3, एक इसमें से हो गए 4, यहाँ से हो गए 2, 6। अब 6 यहाँ पे आपके पेपर हो गए। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा नीचे जाए तो हमें कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो सर टोटल 7 सब्जेक्ट हो गए। अब इन 7 सब्जेक्ट्स में पॉइंट और क्रेडिट में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट इन सातों के लिए हमें प्रिपेयर कर एग्जाम के लिए जाना पड़ता है। तो इन सातों सब्जेक्ट्स को हम आराम आराम से देखेंगे और सभी का सिलेबस इस पूरे पर्टिकुलर वीडियो में पहले सिलेबस देखेंगे, सिलेबस कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर एक एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे और फिर आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला सब्जेक्ट इस पूरे प्रोसेस में अगर हम देखें तो आता है हमारा दैट इज थ्योरी एंड मॉडल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसके क्रेडिट पॉइंट और इसके जो स्कोर्स इधर 4 लिखा हुआ है, अभी इस क्रेडिट्स पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे। ये क्रेडिट क्या है, देखिए क्रेडिट अपने आप में इसके लिए अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। जैसे कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे फॉर एग्जांपल रिटेन के लिए, कुछ अटेंडेंस के लिए, कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड फिर फलाना और सारे बहुत सारी चीजों के लिए मिलेंगे। तो पॉइंट है कि अभी मेरा फोकस है कि एग्जाम में जो रिटेन हम दे रहे हैं उस पर है, तो हम लोग उस पर फर्दर करेंगे। बाकी अगर उस तरीके कुछ नेसेसरी पड़ेगा तो हम लोग क्रेडिट पॉइंट पर फर्दर आगे डिस्कशन कर सकते हैं। तो थ्योरी एंड मॉडल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन के पहले सिलेबस को देखना है। और मैं आपको बहुत मतलब ध्यान से बोल रहा हूँ, अगर मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीज आपको सुनते सुनते भी सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो इसमें कोर्स का ऑब्जेक्टिव जो है ना उसके बारे में बहुत ध्यान रखने की बात है कि हर कोर्स का और हर सब्जेक्ट का एक उद्देश्य होता है। अगर उस उद्देश्य को पकड़िएगा ना तो हर एग्जाम को भी जैसे क्रैक करने का पर्टिकुलर तरीका होता है, अगर उस क्रैक करने के तरीके को पकड़ लिए तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसका उद्देश्य सब्जेक्ट का क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे और फिर सिलेबस में हम लोग क्विकली आ जाएंगे। जैसे इसका उद्देश्य ये है
This course is designed to inculcate basic knowledge about various concepts, procedure, mode and principle of communication. कम्युनिकेशन के सिद्धांत के बारे में हमको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए जो कि बेसिक्स है। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग, जैसे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में इंक्लूडेड है। मास कम्युनिकेशन के अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, तो सब बेसिक नॉलेज उनके बारे में होना चाहिए ताकि हम कम्युनिकेशन में आगे फर्दर बढ़ सकें। दूसरा, इस कोर्स का एम ये भी है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इश्यूज ऑफ मास कम्युनिकेशन, मीडिया डेवलपमेंट, इश्यूज ऑफ मीडिया मोनोपोली, वर्किंग ऑन मीडिया एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका बहुत अच्छा उद्देश्य ये भी है कि सर सबसे पहले आपको मास कम्युनिकेशन में इश्यूज क्या हो सकते हैं, दूसरा डेवलपमेंट क्या हो सकता है, उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इश्यूज ऑफ मीडिया का मोनोपोली जो आजकल चलता है उसमें हम लोग उसको कैसे फर्दर क्या कर सकते हैं, क्या ठीक कर सकते हैं, क्या उसका योगदान है। तीसरा फिर है वर्किंग ऑन मीडिया एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मीडिया पे काम और फिर हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अपार्ट फ्रॉम आवर प्रोफेशनल लाइफ। अगर हम मीडिया में कुछ भी कवर कर रहे हैं उसके अलावा भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये हर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बात कर रहा हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग हर सब्जेक्ट्स में होता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान का जो जन्म लिया है उसका एक दायित्व है और वो रहना भी चाहिए और इंसान को निभाना भी चाहिए। हम इसका सिलेबस देखते हैं, तो पहले इसमें पूरे सिलेबस की अगर बात करें तो इसको हम लोग यूनिट वाइज देखेंगे ताकि हमारे लिए चीजें आसान होंगी, और उन्होंने यूनिट वाइज डिफाइन भी किया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसको 4 यूनिट में डिफाइन किया गया है, और हम चूंकि सेमेस्टर 1 के अकॉर्डिंग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर भी इसमें से मैक्सिमम यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 इन पहले सारे सिलेबस को एक बार देख लेंगे और फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग कोशिश करेंगे कि चारों यूनिट को कवर अप ही कर लें। फर्दर उसके बाद शुरुआत में जो आपको जिस तरीके से डिफाइन किया, क्योंकि कभी कभी सिलेबस को डिफाइन करने में ये भी किया जाता है बहुत बार कि सिलेबस कवर अप नहीं है तो यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से सिलेबस को मोल्ड कर लेता है। तो हम पूरे सिलेबस को ही इसमें कवर अप करेंगे और हम पहले ये स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। तो लेट्स सी यूनिट 1 का। तो जहां तक यूनिट 1 की बात अगर मैं करूं तो सबसे पहला क्या है, अगर आप सिलेबस को सुनेंगे ना तो सुनते हुए भी बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो मैं मानता हूं कि आप उस चीज को जरूर सुने, बिकॉज आपके मेमोरी में और आपके वॉइस दोनों में एक मेमोरी होता है, वॉइस लैरिंक्स भी एक मेमोरी होता है। इसलिए बहुत सारी चीज जो आपको याद नहीं आता है, जब आप बहुत बार उसको बोलते हैं तो एग्जाम में भी याद आ जाता है। तो थोड़ा सा आप सुनेंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जो है हेल्पफुल हो जाएगा। तो पहला है कम्युनिकेशंस। तो पहला कम्युनिकेशन ही स्टार्ट है, तो कम्युनिकेशन के बारे में उसके डेफिनेशन, उसका टाइप और उसका इंपॉर्टेंस, ये सारा कुछ हमें देखना है। मतलब बिल्कुल बेसिक्स है कि कम्युनिकेशन है क्या, टाइप्स क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, सारा कुछ। दूसरा, अब उसके अंदर भी डिटेल में है, यूनिट 1 में सिर्फ यही है लेकिन उसके अंदर में क्या क्या है उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। डिफाइनिंग कम्युनिकेशन, उसका स्कोप, कम्युनिकेशन के स्कोप क्या है, फर्दर इंपॉर्टेंस, नीड क्या है कम्युनिकेशन का, फंक्शन क्या है, उसके बाद एलिमेंट और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। फिर आगे अगर हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने होते हैं उसमें, जैसे इंट्रापर्सनल हो गया, इंटरपर्सनल हो गया, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, इन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। फिर हमारा है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, टाइप्स और उसके इंपॉर्टेंस। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं ठीक है लेकिन कुछ बाधा भी बनता है, तो बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं कम्युनिकेशंस का, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हमें जानना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और हमारी बात आप तक नहीं पहुंच पा रही है, फॉर एग्जांपल अभी भी मैं एक कम्युनिकेशन के मोड में हूँ और मैं ऑनलाइन आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ और मेरी बात अगर अभी मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उसमें एक बैरियर है, और बैरियर कुछ भी हो सकता है, बाधा बाधा हो सकता है, इंटरनेट कनेक्शन हो सकते हैं, हो सकता है कि सर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें टेक्नोलॉजिकल कुछ एरर आ सकता है, विजिबिलिटी एरर आ सकता है। तो देयर आर लॉट ऑफ बैरियर्स। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं कम्युनिकेशंस के डिफरेंट लेवल्स का, तो हर जगह का बैरियर अलग अलग तरीके से होता है। तो हमारा यूनिट 1 में एग्जैक्ट क्या है, यूनिट 1 में कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ना है, उसके टाइप्स, उसमें बैरियर्स, उसके लेवल, उसके प्रोसेस, और उसके बाद फिर फाइनली हम उसमें देखेंगे कि उसके स्कोप्स क्या है। दूसरा, यूनिट 2 की जब हम बात करते हैं तो इसमें है फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो फंक्शन और प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन में क्या क्या डिटेलिंग अगर जाए तो क्या क्या हो सकता है। तो पहला है कि सर उसका नेचर क्या है, फंक्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसमें क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन टूल्स। आखिर हम ऐसा क्या टूल्स इस्तेमाल करें जिससे कि हमारा जो वीडियोस है या हमारा जो कम्युनिकेशन है वो और ज्यादा पावरफुल हो पाए, और ज्यादा वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाए, और उसमें उतना ही ज्यादा बैरियर जो है काफी कम होना जाए, मतलब जीरो बैरियर हो जाए। तो क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लाइटनिंग जो है, लाइट जो है वो प्रॉपरली थोड़ा सा अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है।
उसके अलावा अगर उसमें साउंड क्वालिटी ठीक हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस टाइप के जो टूल्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे टूल्स आते हैं, तो वो टूल्स हमारे क्या-क्या हो सकते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो ऑडियंस की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। किस टाइप की ऑडियंस है, किस टाइप का टाइपोलॉजी है ऑडियंस का, कि भैया अगर हम बोल भी रहे हैं तो किनके लिए बना रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि बस बनाते जा रहे हैं। हर पर्टिकुलर कोर्स का या हर पर्टिकुलर डोमेन का एक पर्टिकुलर ऑडियंस भी एक डोमेन में होता है। अगर एक पॉलिटिशियंस है तो उसका एक अपना पर्टिकुलर एक ऑडियंस होगा, अगर एक मूवी जो मेकर्स हैं उनका एक पर्टिकुलर ऑडियंस है। तो हमारे लिए डिफाइन करना बहुत, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, तो मेरे लिए ऑडियंस आप लोग वो लोग हैं जो पर्टिकुलरली मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म वाले हैं, वो लोग देख सकते हैं। देखने के लिए तो खैर कोई भी दे सकता है, इसको बेसिक्स आइडिया भी हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक जो फिकली बात करें तो पर्टिकुलरली फोकस है मास मीडिया और कम्युनिकेशन पे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑडियंस एनालिसिस बहुत जरूरी है, और ये हर किसी को तो पता होना ही चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है, आप जो कन्वे करना चाहते हैं वो उतना ऑडियंस आपके लिए वो है कि आप किसी को भी समझाना शुरू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं मास मीडिया का हूँ, और मैं मास मीडिया की अभी आपको अगर बता रहा हूँ और मैंने शुरुआत किसी और चीज की कर दी तो बेहतरीन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बहुत लोगों के थॉट्स, ये विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे और आपके लिए बहुत काम आएगा। जैसे कि स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट बात करूं तो हेजेमनी होते हैं आधिपत्य। तो आधिपत्य एग्जैक्टली कि हर किसी का किसी न किसी फील्ड में किसी न किसी का हेजेमनी जरूर होता है, और हम उसको चाह के भी निगलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा हम उसको देखेंगे। पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड फ्रैंकफर्ट स्कूल। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड फ्रैंकफर्ट स्कूल बहुत बेहतरीन, ये जिसमें एडोर्नो, हॉर्खहाइमर एंड हैबरमस एंड फिस्के, ये तीन नाम मैं बोलूं, ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों लोगों का बहुत ही योगदान है स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन में, जिसमें स्पेशली पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो आपका थ्योरी है उस पर बहुत बड़ा योगदान है। तो इसमें क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमी और फ्रैंकफर्ट स्कूल की बात करूं तो तीन आदमी का कम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, या तीन आदमी का रोल एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट। तो नाम मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा। एक नाम आपका सबसे पहला है एडोर्नो, हॉर्खहाइमर एंड हैबरमस। तो ये एक दिमाग में रखना है। तो एडोर्नो एक अलग नाम हो गया, हॉर्खहाइमर अलग नाम हो गया, और हैबरमस अलग हो गया। तो ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा है फिस्के। ये तीन के अलावा चार नाम अपने आप में बहुत हैं। तो स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें एक स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी और फ्रैंकफर्ट स्कूल है। दूसरा स्कूल है जो बर्मिंघम स्कूल है, और ये बर्मिंघम स्कूल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए जब इस टाइप की स्कूल्स पढ़ने होते हैं ना, तो स्पेशली फिलोसफी हो चाहे अलग अलग जब स्कूल्स होते हैं जिसमें अलग अलग स्कॉलर्स होते हैं, उसका अपना ही मजा है। तो बर्मिंघम स्कूल की अगर हम बात करें तो उसमें रिचर्ड होगार्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्टुअर्ट हॉल का नाम इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद रेमंड हेनरी विलियम्स का नाम इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि जब जब कभी भी स्कूल ऑफ फिलोसफी अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि एक जगह पे ही हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे न्यूटन हर जगह पे आपको घुसे हुए मिल जाएंगे, तो हर कोई न्यूटन नहीं हो सकता, वो पॉसिबल है। बट जैसे इस टाइप के पर्टिकुलर प्रोसेस में जो हम लोग मास कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं, जिसमें साइकोलॉजी का भी इंपॉर्टेंस है, इसमें एंथ्रोपोलॉजी, इसमें फिलोसफी, इसमें ज्योग्राफी, इसमें वो सारी चीजें आ ही जाती हैं, और सबका कॉन्ट्रीब्यूशन उस पर्टिकुलर थ्योरी में हो जाता है। सोशियोलॉजी, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो इसलिए जो भी हम लोग इन स्कॉलर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल के हों चाहे आपके बर्मिंघम स्कूल के हों, इन सभी का जो योगदान है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं हो। कम्युनिकेशन एक मीडिया हो सकता है, इसके अलावा और भी जगह पे इनका है। और जब हम इसको डिस्कशन करेंगे तो आपको बहुत मजा भी आएगा, और उनके बारे में जानकर एक मतलब ये बात पता चलेगा कि सिर्फ एक ही जगह पे ये लोग थ्योरी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड इनका रिसर्च और स्कोप है। चलिए, तो हम यूनिट 2 में बात कर लिए फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मैं थोड़ा सा सम अप करूं तो क्या है, यूनिट 1 में पूरा का पूरा बेसिक डेफिनेशन, टाइप्स और सारा कुछ है। यूनिट 2 में फर्दर हमें क्या करना है, तो हमें यूनिट 2 में अगर देखा जाए तो वेरियस ऑडियंस का एनालिसिस करना है, कम्युनिकेशन टूल्स के बारे में पढ़ना है। और स्कूल्स दो टाइप के हो गए हैं, जिसमें एक आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल्स और ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो पार्ट है वो, और दूसरा आपका जो है बर्मिंघम स्कूल, जिसमें कि अलग अलग लोग होगार्ट, स्टुअर्ट हॉल और रेमंड हेनरी विलियम्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उस स्कूल के बारे में क्या कहा जाता है, ये सारा कुछ वहां पे देखेंगे। फिर हम आते हैं यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में अगर बात करते हैं तो हम लोग अभी स्कूल भी पढ़ लिया, तो यूनिट थर्ड में कुछ कुछ अलग आएंगे, और ये बहुत मजेदार है। क्या है, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके अंदर जो है एरिस्टोटल के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, एरिस्टोटल का एक मजेदार जो है अपना अलग, हम उनके बारे में पढ़े जाए तो उनका एक अलग ही हर डोमेन में अलग थॉट रहा है, तो एक इनके बारे में देखेंगे। दूसरा लैज्वेल, इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। सैनन एंड वेवर, वेरी वेरी फाइनेस्ट एक तरह से कह सकते हैं, रिसर्चर कह सकते हैं आप इनको, फिलोसफर कह सकते हैं, अलग अलग जगहों पे योगदान है। दूसरा ऑसगुड है,
उसके बाद दूसरा है सेहराम SMCR। ये SMCR मॉडल जो है भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद डांस, उसके बाद गार्डनर एंड न्यूकॉम्ब, ये सबका जो है नाम एक तरह से और सबका फील्ड योगदान इसमें देख लेंगे। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट और प्रोपेगेंडा मॉडल, चॉम्स्की। तो जो एडम चॉम्स्की है, साइकोलॉजी के अंदर भी इन लोगों का बहुत बड़ा अपने योगदान रहा है, उसके बारे में भी देखेंगे। फिर है थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन में एक है नॉर्मेटिव थ्योरी, दूसरा है मैजिक बुलेट, कल्टीवेशन, स्पाइरल ऑफ साइलेंस। उसके बाद है थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, एजेंडा सेटिंग, कन्वर्जेंट एंड गेट कीपिंग। तो एजेंडा सेटिंग, कैसे हम एजेंडा सेट करते हैं कि हमें पर्टिकुलरली उस चीज को जो हिट करना है वहां तक पहुंचा पाए, ये सारा कुछ हम लोग यूनिट थर्ड में देखेंगे। तो प्रैक्टिकली यूनिट थर्ड में जो है ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी आपको मिलेगा और ज्यादा लोगों के बारे में जानने को भी मिलेगा, जिसमें एरिस्टोटल से लेकर लॉसवेल से लेकर सैनन वेबर सभी के बारे में आपको जानने को मिलेगा, चॉम्स्की के बारे में भी आपको मिलेगा। जब यूनिट 4 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 4 थोड़ा सा इजी आ जाता है, क्योंकि यूनिट 1 से लेकर 3 तक कवर जब करते हैं तो ये ध्यान में होता है। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि हम सेमेस्टर 1 की बात कर रहे हैं, मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन सेमेस्टर 1 के एग्जाम की बात की जा रही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और हम अभी पूरा सिलेबस पूरा यूनिट 4 तक डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि आपको सिलेबस का आइडिया हो जाए और फिर हम लोग उसके बाद कवर अप कर ले। मैंने कोशिश ये भी करी है कि आपके जो एग्जाम में बताऊं तो कुछ यूनिट टेस्ट के लिए जो फॉर्मेटिव टेस्ट एक तरह से जो होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में कवर करूं और फिर एग्जाम्स के लिए भी कवर अप करूं। तो लेट्स सी, देखते हैं, बेहतर होगा। यूनिट 4 जो है उसमें मीडिया लिटरेसी एंड कल्चर के बारे में, जिसमें मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मास मीडिया, पब्लिक ओपिनियन एंड डेमोक्रेसी, मीडिया एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी, मीडिया अकाउंटेबिलिटी, मीडिया कल्चर एंड प्रोडक्ट। अगर सच बोलूं तो इस यूनिट 4 में जो बात करें इसमें रिस्पांसिबिलिटी की बातें ज्यादा की गई है। फॉर एग्जांपल मीडिया लिटरेसी एंड कल्चर में अगर आप देखेंगे तो क्या कह रहे हैं, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। तो मीडिया इज ऑल अबाउट सिर्फ मीडिया इंफॉर्मेशन के लिए सीमित नहीं है, लेकिन हाँ मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली मास मीडिया, पब्लिक ओपिनियन एंड डेमोक्रेसी, ये ध्यान में एक शब्द जो डेमोक्रेसी, जो कि आजकल डेमोक्रेसी का अलग ही एक स्कोप और विवरण चल रहा है। तो डेमोक्रेसी अपने आप में आजकल एक इतना प्यारा शब्द होते हुए काफी विवादित शब्द बना दिया गया है, वो है उसको। बट डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी है वो कभी भी जो है उसके साथ कितना भी आप गठजोड़, कितना भी आप छेड़छाड़, कितना भी इधर उधर कर लीजिए, डेमोक्रेसी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है, बहुत बड़ा वैल्यू है जो कभी भी चेंज नहीं होगा। मीडिया एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा मीडिया है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मीडिया की अकाउंटेबिलिटी होती है। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में दोनों में फर्क है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है और अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो दोनों में डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक स्टाफ हूँ और मेरा काम है कि मैं कैमरा सेट करता हूँ और कैमरा सेटिंग, कैमरा बोर्ड वगैरह जो भी है मैं सेटिंग करता हूँ, तो मेरा अपना काम हो गया, वो एक रिस्पॉन्सिबल हो गया। लेकिन अकाउंटेबल क्या होता है, जो मेरे से ऊपर जो मैनेजर होगा, फॉर एग्जाम्पल टू बी मतलब ए पर्सन हु इज ऑन द हाईएस्ट पोस्ट, तो वो अकाउंटेबल डायरेक्टली किसको होगा, उस पर्टिकुलर संस्थान को जो उसके बिल्कुल क्लोज है। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल में, तो जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके लिए जो प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर को सब कोई इन्फॉर्म नहीं कर सकता, तो प्राइम मिनिस्टर को जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो सब कुछ उनको बताएगा। लेकिन एक नॉर्मल जिले का डीएम जो है अगर उनसे कन्वे करना चाहे तो डायरेक्टली कन्वे नहीं कर पाएगा, उस मैसेज को पास ऑन होना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से ग्राउंड लेवल पे बताता है और अकाउंटेबिलिटी एक बड़े लेवल पे आता है, जहाँ पे कोई आदमी पर्टिकुलर टॉप मोस्ट पोजीशन वाले को कन्वे कर पाए कि हाँ भैया ये काम हो चुका है। और लास्ट है मीडिया कल्चर एंड इट्स प्रोडक्शन। तो मीडिया कल्चर कैसा है, क्या है, नहीं है, और उसको हम कैसे प्रोड्यूस करें ताकि और इफेक्टिव हो, इसके बारे में हमें देखना। तो हम अभी जो कर रहे हैं उसमें हमने क्या किया, तो अभी तक हमने जो किया मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हमने थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को सेग्रीगेट किया, और सब्जेक्ट के बाद हमने ये देखा कि थ्योरी एंड मॉडल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है उसके अंदर टोटल 4 यूनिट है। 4 यूनिट में जो पहला यूनिट है वो कम्युनिकेशंस के डेफिनेशंस और उस पर्टिकुलर बेसिस पर फोकस किया गया है। जो यूनिट 2 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 2 में उसके आगे उसके स्कोप क्या है, उसके प्रोसेस क्या है, उसमें वेरियस और उस सब सारी चीजें डिस्कशन की गई हैं। उसमें यूनिट जो आपका सेकंड है उसमें 2 स्कूल्स पे फोकस ज्यादा किया गया है, जिसमें एक आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल है और दूसरा बर्मिंघम स्कूल है, और उनके सोशल स्कॉलर की बात की गई है। जब हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो एरिस्टोटल, लॉसवेल, ऑसगुड, सैनन एंड वेबर, इन सारे लोगों की थ्योरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है। और थीम 4 में हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंफॉर्मेशन और अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है।
ये अब तक का सिलेबस का पार्ट रहा। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इससे एक आपको आइडिया सिर्फ सिलेबस से मिल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, और सुन के आइडिया भी लग जाएगा कि ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। और अब इस वीडियो को पर्टिकुलरली अगर देख लें तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, ये मेरा वादा है आपसे, और ये आपको खुद समझ में आ जाएगा मेरे बोलने से क्या होता है। तो कुछ बुक्स के नाम भी इसमें सजेस्टेड हैं, तो बुक्स के नाम सजेस्टेड जरूर है, लेकिन चूंकि अभी मैं जो बना रहा हूँ उसमें इसलिए ही बता रहा हूँ आपको, और ये वीडियो इसलिए ही बना रहा हूँ क्योंकि आप एग्जाम्स में अभी तक जो है 6 महीने 1 साल जो भी हुए उसमें पढ़े नहीं हैं, तो उसके लिए स्पेशली फिर बुक ही पढ़ना होता, तो इस वीडियो को कोई एडवांटेज नहीं है। तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मन हो तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन फिलहाल आपको इससे इतना बेनिफिट हो जाएगा कि फर्दर बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा कि आपको जाकर पढ़ना, इसलिए पहले इसको कवर अप कर लीजिएगा, उसके बाद फिर मन करे तो बुक पढ़ लीजिएगा अपने नॉलेज के लिए। और रीडिंग तो करना ही चाहिए, रीडिंग के बिना तो कुछ होता ही कहाँ है, लेकिन उसके बावजूद मैं बोलूँ पर्पस अभी एग्जाम का है, तो फोकस एग्जाम पे ही रखना है, फिर नॉलेज लेते रहिए। तो दूसरा जो सब्जेक्ट है वो हमारा हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म। तो इस वीडियो में हम सिर्फ जो सिलेबस वाला है उसको पर्टिकुलर डिस्कशन कर लेते हैं, और फिर हम लोग उसके बाद नेक्स्ट एक एक करके सब्जेक्ट वाइज कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस पर डिस्कशन करने में थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। तो जो है हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म, आखिर जर्नलिज्म का इतिहास क्या है, कैसे आया, और कितने सारे लोगों ने जो है मीडिया के बारे में अगर बात की गई है तो डिफरेंट अलग अलग तरीके की बात भी हैं, अलग अलग चीज़ें भी डिस्कशन की गई हैं। अंग्रेज जब थे तो उनका अलग मीडिया पे अपना एक यूज़ करने का एक प्रोसेस अलग था, उससे पहले उसके बाद मीडिया को इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। पहले क्या होता था, पहले बहुत सारी चीज़ें बहुत लोग तक नहीं पहुंच पाती थी, आजकल ऐसा है कि आजकल छोटी से छोटी चीज़ें भी हर लोगों तक पहुंच जा रही है, तो मीडिया कल्चर में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुए हैं। तो हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म में हमें बहुत इंपॉर्टेंस है इसके बारे में जानना। तो सर इसमें भी आपको टोटल 4 यूनिट मिल जाएंगे, और 4 यूनिट में अगर हम बात करते हैं तो सर इस चारों यूनिट में आपको बहुत सारी चीजें देखने को समझने को मिल जाएंगी। जैसे यूनिट 1, तो यूनिट 1 में सबसे पहले हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, कि आखिर प्रेस का इतिहास क्या है, डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो उनमें अगर हम बात करें तो पहला है कि हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ प्रिंटिंग इन द वर्ल्ड, आखिर प्रिंटिंग शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे आया, और फिर फर्दर कैसे बढ़ता चला गया, ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है, और इसमें आपको इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। दूसरा एक टर्म है इसमें कॉलोनियलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, एक शब्द है इसमें कॉलोनियलिज्म। तो एक शब्द को जैसे अगर हम बात करते हैं, दो शब्द होता है, एक होता है इंपीरियलिज्म जिसको बोलते हैं हम लोग साम्राज्यवाद, और दूसरा होता है कॉलोनियलिज्म जिसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। तो अगर हिंदी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो परेशानी नहीं होगा, लेकिन टर्मिनोलॉजी आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए कॉलोनियलिज्म जिसको हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी भी बोलते हैं या अंग्रेज कॉलोनी भी बोलते हैं, तो कॉलोनी का मतलब होता है, उससे पहले इंपीरियलिज्म का मतलब, जैसे इंपीरियल भी होते हैं, इंपीरियल कॉलेज भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी नामों में इंपीरियल जुड़ा भी रहता है। तो इंपीरियल का मतलब होता है कि जब भी कोई देश या जब भी कोई पर्टिकुलरली जो भी पर्सन या जो भी एक पर्टिकुलर संस्था जब किसी दूसरे देश पे उस पर राज्य कर रहा हो, लेकिन वो सिर्फ उससे संसाधन ले रहा हो, रिसोर्स ले रहा हो, जब उसको रिसोर्स मिले, जैसे अंग्रेज पहले शुरुआत में आए तो हम पे आए थे, तो पहले गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं लिए, बल्कि पहले उन्होंने सीधा कंट्रोल में क्या लिया, तो कंट्रोल में सीधा पहले लिया वो था रिसोर्स, कि भैया जो भी रिसोर्स तुम्हारा है वो आज से अंग्रेज का हुआ, और जब मांगेंगे तब देना पड़ेगा। तो जब भी कोई देश किसी दूसरे देश पे कंट्रोल करे और उसका सिर्फ संसाधन इस्तेमाल करे, उसको इंपीरियलिज्म बोलते हैं, जिसको साम्राज्यवाद बोल रहे हैं। और जो है आपका उपनिवेशवाद दैट इज कोलोनियलिज्म, इसका मतलब होता है कि संसाधन तो दोगे ही दोगे बेटा, उसके अलावा आप संसाधन के अलावा जो दोगे वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका सरकार भी हम ही चलाएंगे और हम ही गाइड करेंगे। यानी कि अगर मैं बोलूं डायरेक्टली तो सिंपल क्या है, वो पर्सन यानी कि द कंट्री जो कि किसी पे कब्जा करे, कंट्रोल करे, उसके रिसोर्स का सिर्फ इस्तेमाल करे, दैट इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। और जब कोई देश, जब कोई कंट्री जो कि साम्राज्य यानी कि रिसोर्स के साथ इस्तेमाल करते करते उस पर कंट्रोल भी करने लग जाए, उसको हम लोग कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे जो टर्म समझाना जरूरी था, तो कॉलोनियलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो सर कॉलोनियलिज्म जैसे बोला हम लोगों ने, तो उसमें एक चीज आगे क्लियर है कि हम लोगों ने चूंकि ब्रिटिशर्स ऑलरेडी इतने साल तक राज किए हैं और बढ़िया से उन्होंने सब कुछ इस्तेमाल भी किया है, तो इसलिए कॉलोनियलिज्म शब्द आना बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि उनको उनके बिना काम होगा ही नहीं है। और उन लोगों ने ही मीडिया को जो है ऊपर से नीचे किया, और इस्तेमाल करने के लिए भी हमें काफी कभी बाधित किया गया, कभी कुछ परमिशन दिया गया तो कभी हम पे थोपा गया, कभी इंग्लिश में नहीं तो कभी हिंदी में नहीं, बहुत सारी चीजें की गई। तो कॉलोनियलिज्म
एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड स्प्रेड ऑफ प्रेस। तो सीधा सा बात है कि एक हमेशा बात बोला गया है कि किसी को भी अगर गुलाम बनाना है तो उसके कल्चर पे अटैक कर लेना है। तो ब्रिटिशर्स को भी पता था कि अगर इनके कल्चर को, इंडियन कल्चर को अगर चेंज किया जाए और अपने कल्चर्स को उसमें थोपा जाए या उसको किसी तरह से मिला दिया जाए, मोल्ड कर दिया जाए, तो काम आसान हो जाएगा, और यही कर भी रहे थे वो। तो इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या उन्होंने किया, और उसमें प्रेस का फिर कैसे फैलाव किया, एक उसमें पूरा देखेंगे। फिर ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स इन इंडिया, और उनके इसके कारण जो है इंडिया में धीरे धीरे रीजनल न्यूज़पेपर्स आने लगे, हिंदी में, मराठी में, बंगाली, पंजाबी, इस तरीके न्यूज़पेपर्स आने लगे। तो हमको पूरा इसमें इतिहास के बारे में पता लग जाएगा। तो यूनिट 1 जो है एक सीधा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रेस में पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा, शुरुआत कैसे हो रहे हैं, और शुरुआत होते होते तक अंग्रेजों ने इसको कैसे इस्तेमाल किया, और फिर हमारा रीजनल न्यूज़पेपर तक कैसे कहानी पहुंचता है, जिससे कि लोग मराठी और अलग अलग लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स को लाना शुरू कर देते हैं। ये शायद डेवलपमेंट प्रेस का अंग्रेजों के लिए फायदेमंद तो था ही, लेकिन उससे ज्यादा फायदेमंद इंडियंस के लिए भी हुआ, क्योंकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन काफी तेजी से पास ऑन कराने में आसानी हुआ। अन्यथा बहुत लोगों को ये भी पता नहीं था कि वो लोग गुलाम हैं। तो एक हमारे लिए ये चीज है। दूसरा, यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 में सर कुछ कुछ लोगों का जो योगदान है उसके हम बारे में जानेंगे, जैसे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एमिनेंट पर्सन एज एडिटर्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल के समय, जैसे 1857 का अगर मैं विद्रोह मानूं, और हमारे इंडिया में जब इस जोर शोर से शुरुआत, जो प्रथम हम लोग नेशनल विद्रोह, जो राष्ट्र का राष्ट्रीय विद्रोह, जो नेशनल मूवमेंट हम बोलते हैं, 1857 को बोलते हैं, सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह को, तो उसमें भी अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। तो अलग अलग राय है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये इनका कहानी भी बहुत मजेदार है, और इनके बारे में अगर जानेंगे तो अलग ही मजेदार है। दूसरा है जेम्स सिल्क बकिंघम, इनके बारे में भी जानेंगे। श्री रामपुर मिशनरीज और राजा राम मोहन राय, तो इनके बारे में भी हमको बहुत विस्तार से देखना है और बहुत मजेदार तरीके से देखकर काम आसान कर लेंगे। फिर फर्दर हम आते हैं यूनिट 3, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड द प्रेस। तो इंडिया का इंडिपेंडेंट होने के बाद प्रेस का क्या योगदान रहा, जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एंड द प्रेस, उसमें योगदान क्या रहा। दूसरा, फ्रीडम स्ट्रगल इन द प्रेस, उसमें बाल गंगाधर तिलक, घोष ब्रदर्स, जो एस सदानंद, एनी बेसेंट, बीजी, जो आपके बाल गंगाधर, और जो और लोगों का जो हनी मैन, महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर, इन लोगों का इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद कैसा रहा प्रेस का इस्तेमाल, उससे पहले कैसा रहा, इसके बारे में देखेंगे। और देखिए इसमें जितने भी नाम है, अगर इन लोगों के नाम के बारे में भी अगर आपको सब कुछ आइडिया हो जाए और ठीक ठाक इनके सिद्धांत को अगर आप हम लोग इस्तेमाल कर लें, तो काफी आपको बेहतर जो है बेनिफिट हो सकता है। और फिर हमारे यूनिट 3 के बाद बेसिकली है यूनिट 4, और यूनिट 4 में है मेजर इंडियन न्यूज़पेपर्स, और ये भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन चीज है जो हमें और आपको देखना भी चाहिए। मेजर इंडियन न्यूज़पेपर्स सर कैसे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्समैन, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ये सब कैसे उभरा और इनकी मजबूरी आखिर क्या हो गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनकी मजबूरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय रीजनल न्यूज़पेपर्स को बीच बीच में सिद्धांत अलग अलग चेंज होता रहता था, तो हर किसी के सिद्धांत डिफरेंट था कि कैसे क्या है। तो उसमें इस वजह से इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आज उस समय ज्यादा सुनने को मिले, और बहुत पहले वही कितना क्यों ज्यादा पॉपुलर हुए, क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग रीजनल न्यूज़पेपर्स को कभी भी चाहते भी नहीं थे। तो इस वजह से आपको इतने सारे पुराने न्यूज़पेपर्स जो दिखेंगे उसमें से मैक्सिमम आपको इंग्लिश में दिख जाएंगे, जो आज भी बड़े पॉपुलरली चल रहे हैं। दूसरा, ग्रोथ ऑफ मैगजीन इन इंडिया, मैगजीन का भी कल्चर धीरे धीरे आया वहां से। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एंड ग्लोबल न्यूज एजेंसीज, उसके बाद आपका जो राउटर्स, एपी, एएफपी, यूपीआई, पीटीआई, यूएनआई, भाषा, ये जो अलग अलग यूनिवर्क, पीसीआई, वेज बोर्ड फॉर वर्किंग जर्नलिज्म, आरएनआई, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनने लगे, और अलग अलग न्यूज को पहुंचाने के लिए अलग अलग सोर्स, अलग अलग टेक्नोलॉजी भी सब आने लगा, जिसके कारण जो है भाषा, जैसे आज भी है कि आप कोई भी लैंग्वेज हो, आज लैंग्वेज बैरियर नहीं बन सकता है अगर हम ऑनेस्टली अगर चीजों को स्वीकार करें। तो अगर आप इंग्लिश नहीं आता है या हिंदी नहीं आता है तो कुछ उसमें दुविधा है ही नहीं, 2 मिनट में आपको स्कैन करके किसी भी भाषा में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आजकल बहुत आसान चीजें हैं आपके लिए। तो हमारे यूनिट 4 में ये है, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो यूनिट 1 हमारे लिए डिसाइड करता है कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रेस कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ। यूनिट 2 में लोगों का कंट्रीब्यूशन, जैसे जेम्स ऑगस्ट हिक्की का क्या था, सिल्क बकिंघम, श्री रामपुर, राजा राम मोहन राय, इन लोगों का क्या योगदान रहा। जहां तक यूनिट 3 की बात करते हैं तो इंडिया इंडिपेंडेंस और प्रेस का क्या योगदान रहा। यूनिट 4 की बात करें तो कुछ मेजर इंडियन न्यूज़पेपर्स, हिंदुस्तान टाइम्स से लेके हुए टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सभी का जिक्र करेंगे, और फिर मैगजीन का कैसे इंडिया में हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम 2 सब्जेक्ट्स का जो है सिलेबस को इसमें फर्दर डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा सिनेमा एंड कल्चरल कम्युनिकेशन, जो कि
ये हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है और ये अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके भी ऑब्जेक्टिव को देखिएगा तो हर जगह पे अलग-अलग चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगा। तो इसमें भी आपको 4 यूनिट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट यूनिट जो है हिस्ट्री ऑफ सिनेमा एंड लैंग्वेज का है, उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगा। तो हिस्ट्री ऑफ सिनेमा एंड फिल्म लैंग्वेज, तो ब्रीफ इस वीडियो में हम पर्टिकुलर सिलेबस पूरा डिस्कशन कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग वन बाय वन सब्जेक्ट को डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहला हिस्ट्री ऑफ सिनेमा एंड फिल्म लैंग्वेज, इसमें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इन इंडियन सिनेमा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन सिनेमा एंड अर्ली एज ऑफ सिनेमा, इसके बारे में। अब पूरा सिनेमा के बारे में, शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे इंडिया तक पहुंचे, सारा कुछ इसमें देखने को मिलेगा। ये भी पढ़ने में काफी मजेदार रहेगा। लेकिन हम लोग अगर सिनेमा देखने के साथ साथ इसके बारे में भी पढ़ें तो ये भी एक सिनेमा है, इनके बारे में जानना भी एक सिनेमैटिक फील आपको देगा, यकीन मानिए। दूसरा, द ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन सिनेमा, दादा साहब फाल्के। और बॉलीवुड में जो अगर बात करो और हम इंडियन सिनेमा की अगर बात करें तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है जिसको मिलता है वो अपने आप में खुशनसीबी है। शॉर्ट, सीन एंड कट, कैमरा डिस्टेंस, कैमरा एंगल, कैमरा मूवमेंट, फिर लाइटिंग क्या होता है, साउंड इन फिल्म, फिल्म एडिटिंग डिवाइसेस, ये क्या क्या होते हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। ये मूवी में आपको सीखने को मिलेगा। एक तरह से अगर आप मूवी बनाना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं तो ये सारा चीज टर्म आपको हेल्प करेगा। यूनिट 2 की बात करते हैं तो फिल्म एज ए प्रोफेशन क्या है। तो फिल्म एज ए प्रोफेशन में क्या है, फिल्म इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, बहुत सारे डिफरेंट फिल्म इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, उनके बारे में हम देखेंगे। दूसरा, फिल्म फेस्टिवल, नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स बहुत सारे होते हैं। फिल्म फेस्टिवल्स डिफरेंट है, फिल्म अवार्ड्स डिफरेंट है। फिल्म सेंसरशिप, कौन सा चीज सेंसरशिप, तो आजकल पता नहीं क्या ही है क्या नहीं है सेंसरशिप, लेकिन हमें सब याद में रहता है आजकल हर मूवी जो है पास ऑन कैसे होता नहीं होता उसके बारे में बहुत बड़ा डिस्कशन डिबेट हो जाता है, जो कि आजकल एडवर्टाइजमेंट से कम और पब्लिसिटी से ज्यादा हो जाता है। तो खैर चलिए वो भी एक हम देखेंगे। यूनिट 3, सिनेमा और कल्चरल कम्युनिकेशन। तो सिनेमा के कारण कल्चर का क्या होता है, ये दोनों वाइस वर्सा है। एक तरीके से कल्चर का भी सिनेमा पे असर पड़ता है और सिनेमा का भी कल्चर पे असर पड़ता है। तो डेफिनेशन ऑफ कल्चर एंड कल्चर कम्युनिकेशन, इंडियन सिनेमा एंड कल्चर, एस्थेटिक्स ऑफ सिनेमा, क्या उसकी सुंदरता है, क्या ब्यूटी, क्या उसको हम कैसे करते हैं। सिनेमा द बेस्ट मीडियम ऑफ कल्चरल कम्युनिकेशन, सोशियो कल्चर रियलिटी इन इंडियन सिनेमा। तो सोशियो कल्चर रियलिटी और इंडियन सिनेमा का क्या है हम देखेंगे। यूनिट 4 में देखेंगे कुछ वैसे डायरेक्टर्स हैं जो कि इंडियन सिनेमा पे गहरा असर डाले और जिन्होंने पूरे सोसाइटी और कल्चर को भी बहुत ज्यादा चेंज किया। तो सर उसमें कुछ नाम है, जैसे सत्यजीत राय, BR चोपड़ा, उसके बाद आपका ऋषिकेश मुखर्जी, चेतन आनंद, महेश भट्ट, रमेश सिप्पी, श्याम बेनेगल, संजय लीला भंसाली, राजकुमार संतोषी। मेन स्ट्रीम सिनेमा एंड पैरेलल सिनेमा क्या होता है, इसको भी पूरा डिफरेंस देखेंगे। फिर इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा ऑन इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी में सिनेमा का क्या इम्पैक्ट है। मैं इसके अलावा अगर बात करूँ तो बहुत सारी जो शादी के कल्चर शुरुआत हो जिसमें मेहंदी रस्म और ये, तो बहुत सारे मूवी से ही प्रभावित होकर धीरे धीरे शुरू होना, मूवी एंड सीरियल, जिसमें कि उसके बाद वेडिंग का जो डिपार्टमेंट है या वेडिंग की जो इंडस्ट्री है जो जरूरत पड़ती है वो काफी बूम अप किया था एक टाइम तक। तो सर सिनेमा की वजह से ही वो ड्रेस और पर्टिकुलरली चीजें बहुत मैटर करती हैं, तो भी हम फर्दर देखेंगे। तो हमारा ये रहा सब्जेक्ट नंबर 3। हम अगर इसके बाद की बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। और इसकी मैं क्या ही बात करूं, ये तो सब कुछ ओपनली है बट फिर भी हम सिलेबस क्विकली डिस्कशन इसका कर लेते हैं। पहला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स एंड ड्यूटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और राइट एंड ड्यूटी ये सबको पता होना चाहिए। तो ये सिर्फ करंट अफेयर में नहीं बल्कि आपको स्टैटिक वे में भी पता होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या फीचर्स है, तो डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजनशिप, ये सारा कुछ सैलेंट फीचर्स के अंदर सारा कुछ आ जाएगा। फिर फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज को सेपरेटली देख लेंगे। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सब कुछ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, स्टेट एंड सेंटर रिलेशनशिप, ये सारा कुछ देख लेंगे। यूनिट 2 जो है यूएनओ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ संस्था, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा कुछ देखेंगे। सार्क देखेंगे, साउथ एशियन वाला, आसियान देखेंगे, ब्रिक्स के बारे में देखेंगे, ओपेक कंट्री जो है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद रेड क्रॉस, इंटरपोल एंड नाटो कैसे हुआ, ये बहुत मजेदार है और मैं पढ़ाऊंगा आपको, बहुत मजा आएगा, यकीन मानिए बहुत मजा आएगा और आपको खुद फील होगा मेरे बोलने से क्या होता है। नॉन अलाइन मूवमेंट एंड उसके बाद है कॉमनवेल्थ जो आपका कंट्रीज हैं इनके बारे में। फिर फर्दर यूनिट 3 की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNDP, ये सब है। हंगर एंड पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, तो ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग जो है सब कुछ करंट अफेयर्स के अंदर आ जाएगा। फिर हमारा यूनिट 4 इंडियन इकोनॉमिक एंड रिलेशंस विद अदर कंट्री। तो इंडिया के इकोनॉमी और कंट्री जो अदर कंट्री से रिलेशन वो क्या है, जैसे कि नेशनलिज्म की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, और रिलेशन बात करें कि यूएस के साथ कैसा है, पाकिस्तान के साथ कैसा है। एक तरह से बोले तो नेबरहुड हमारा जो पॉलिसी है वो किस तरीके से काम करता है, मिडिल ईस्ट के साथ श्रीलंका, नेपाल, यूएस, यूके, ये सारा कुछ आपको जो कि जनरली हम लोग आईआर में कवर अप करते हैं, तो ये सारा पार्ट कवर अप हो जाएगा। और यूपीएससी की बात करें तो उसमें इस तरीके से बताया हुआ और मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि मेरे एक्सपीरियंस आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत क्या हूँ नहीं हूँ, बट आपको काफी हेल्प करेगा और आपको मजेदार भी लगेगा कि कितने
टफ टफ चीज़ों को बहुत आसान भाषा में आप समझ जाएंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा है ये भी अपने आप में एक है मोबाइल जर्नलिज्म। तो इस पर बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देता, लेकिन भी अपने आप में काम करता तो है। तो मोबाइल जर्नलिज्म की बात कर लेते हैं। तो इसमें सर सबसे पहला है यूनिट 1 और यूनिट 2, ये पर्टिकुलरली दो चीज़ है और इसमें थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल काम करता है। तो मोबाइल टेलीफोनी हिस्ट्री और डेवलपमेंट मोबाइल का आखिर कैसे हुआ। दूसरा डिजिटल स्फीयर, कैसे आज देखेंगे तो जो भी कुछ अभी मैं कर रहा हूँ, जो हो रहा है सब कुछ डिजिटली कैसे मोबाइल के थ्रू हो रहा है, ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोबाइल जर्नलिज्म बेसिक कॉन्सेप्ट, डेटा डेमोक्रेसी एंड डेटा यूज। और आजकल मीडिया लोगों वाले भी जो भी है तो अधिकतर एक मोबाइल से ही क्या क्या कर ले रहे हैं, और इतनी सारी टेक्नोलॉजी है कि एक मोबाइल से रिकॉर्डिंग किया फिर उसमें एडिटिंग की और बहुत सारी चीजें वो लोग कर सकते हैं। तो मोबाइल जर्नलिज्म बहुत कमाल की चीज है। दूसरा मॉडर्न ट्रेंड बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कन्वर्जेंस, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, मोबाइल जर्नलिज्म, लिमिटेशन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ लिमिटेशन होना भी चाहिए और बनाया भी गया है, तो भी फर्दर इसमें देख लेंगे। अब हम जरा इससे थोड़ा सा आगे आते हैं। तो हमारा एक है ई कंटेंट राइटिंग, और ये अपने आप में जो है ई कंटेंट राइटिंग लास्ट चीज है एक तरह से कह सकते हैं, जिसमें कंटेंट एंड क्रिएटिव राइटिंग है। और क्रिएटिव राइटिंग का मीनिंग क्या क्या है, उसमें बहुत सारे उसके डेफिनेशंस हैं। तो इसमें भी आपको ज्यादा यूनिट नहीं मिलेगा, यूनिट 2 मिलेगा आपको। कंटेंट एंड क्रिएटिव राइटिंग में कंटेंट प्रोसेस जनरलाइजिंग, सोशल मीडिया राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, पैम्पलेट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, वेबसाइट कंटेंट, ब्रोशियोर कंटेंट, इन सबका फीचर्स हम देख लेंगे कि आर्टिकल मेमोयर कैसे बनाते हैं, वीडियो स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, इनके बारे में हम जान लेंगे। हमें बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। और लेकिन मानिए बहुत लोगों को ये मैं नहीं बताऊंगा तो उनको बहुत चीज पहले से इसमें आता भी होगा, लेकिन थ्योरेटिकली जब लिखना है थोड़ा तो उसमें हेल्प कर दूंगा, उससे आपको काफी एक बेनिफिट हो जाएगा। और एक हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंप्यूटर बेसिक्स। तो कंप्यूटर बेसिक्स सबको पता होना चाहिए, तो लोग भी मान के चलते हैं कि मीडिया वाले हैं तो पता होना चाहिए। तो यूनिट 1 जो है उसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कैसे हुआ, जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसके वो वाले। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये भी अपने आप में है कि हाँ हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कुछ समझते ही नहीं है। ये जो भी इवोल्यूशन है सब कुछ है इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस का अपने आप में बहुत बड़ा रहा है। हम सॉफ्टवेयर पे बात करते हैं सब कुछ, लेकिन जो कीबोर्ड जिसको हम प्रेस कर रहे हैं और जो माउस जिसको हम सब कुछ दे रहे हैं, हम उनके बारे में बहुत ज्यादा खासा ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन उनके बिना कुछ नहीं होगा। तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। दूसरा यूनिट 2 जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन में एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब बेसिक्स आना चाहिए। इंटरनेट एंड सर्च इंजन, न्यू मीडिया, इमरजेंस एंड सिग्निफिकेंस, सोशल नेटवर्किंग एंड कनेक्टिविटी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने आज इन सातों जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस पर डिस्कशन किया है। तो मैं आपको इस वीडियो में बेसिकली सिर्फ मेरा मकसद ये था कि पहले एक सिलेबस का रूबरू आप हो जाए, और वीडियो चूंकि बहुत ज़्यादा लंबा ना कीजिए, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है उसमें कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट शुरुआत में थ्योरी एंड मॉडल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन से शुरुआत कर लेंगे फर्दर, और फिर हम लोग सब्जेक्ट वाइज धीरे धीरे उस चीज़ को आगे बढ़ा लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। मैं अगर ओवरऑल कंक्लूड करूँ कि आज मैंने क्या बताया है, तो इस वीडियो का मेन मकसद है कि जो लोग जो अभी तक फर्स्ट मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशंस का एग्जाम देना चाहते हैं और कुछ नहीं पढ़ा है गलती से या किसी भी मजबूरी और कारण से, उनके लिए वीडियो डेडिकेटेड है। इसमें हम लोगों ने सिलेबस पर डिस्कशन किया और सब्जेक्ट को कैटेगराइज किया, जिसमें पहला सब्जेक्ट थ्योरी एंड मॉडल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन पर डिस्कशन किया हम लोगों ने। फिर जो हम लोगों ने नेक्स्ट सब्जेक्ट डिस्कशन किया थ्योरी मॉडल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन में आपका सारा कुछ है। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन है, फंक्शन है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, थ्योरी बहुत लोगों का है, इसमें आपको अरिस्टोटल लोगों के बारे में भी पढ़ना है और उसका मीडिया लिटरेसी कल्चर का भी पढ़ना है। हम अगर बात करते हैं कंक्लूड करें तो हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म, उसका इतिहास एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रेस के बारे में है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एमिनेंट पर्सन एज एडिटर्स, उसमें राजा राम मोहन राय से लेकर सभी का इसमें योगदान क्या है कैसे वो भी देखेंगे। डिफरेंट न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के बारे में चर्चा हम लोगों ने करना है। फिर उसके बाद हम अगर आगे आते हैं तो हमें आपको सिनेमा कल्चर कम्युनिकेशन में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिनेमा मिल जाएगा। दादा साहब का अवार्ड जो है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग फर्दर आगे आते हैं तो सिनेमा एंड कल्चर कम्युनिकेशन में डिफरेंट अवार्ड्स और सारा कुछ मिल जाएगा। फिर रियलिटी क्या है और इंडियन सिनेमा पे क्या असर पड़ता है, कुछ डायरेक्टर्स ने कैसे इम्पैक्ट किया इंडियन सिनेमा पे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर की बात करते हैं तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फीचर्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स। फिर फर्दर उसमें आपको यूनाइटेड नेशंस, हमारा रिलेशन कैसा है देश से जो और नेबरिंग स्टेट से, इन सभी के बारे में थोड़ा देख लेंगे। और लास्टली हमने डिस्कशन किया है इसमें फिर से कि अगर मोबाइल जर्नलिज्म की बात करना है तो इसमें टेलीग्राफी और मोबाइल के कैसे और क्या योगदान आ जाए, ये वाला। और नेक्स्ट सेक्शन हमारा है कंप्यूटर बेसिक्स, उससे पहले है ई कंटेंट राइटिंग, और ई कंटेंट राइटिंग में भी हमें उसके कुछ ब्लॉग राइटिंग्स और इन सब के बारे में थोड़ा सा देखना है। और फिर फाइनली हमारा है कंप्यूटर बेसिक्स, जिसमें कंट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन और एमएस वर्ड, ये सब बेसिक जानना है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सिलेबस की ही बात अभी किए हैं, तो आप घबराएंगे नहीं और परेशान भी नहीं होंगे कि
इसमें सिलेबस डिस्कशन हुआ है, ये बहुत नेसेसरी था। तो इस वीडियो में सिलेबस डिस्कशन हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से जो है सब्जेक्ट वाइज 1 बाय 1 हर सब्जेक्ट को हम लोग कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट में सारा सब्जेक्ट का पूरा ए टू जेड जो है कवर अप हो जाएगा और वो आपके लिए काफ़ी एडवांटेजेस रहेगा। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और यकीन मानिए आप इसको सिर्फ फर्दर ध्यान से सुनते जाइए, इग्नोर मत करिए, क्योंकि बहुत सारी जो होती है, अगर मैं लिस्ट बड़ा कंक्लूड करूँ तो लाइफ में बहुत बड़ा चीज़ आपको डिफरेंस क्रिएट करे ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा कहावत है कि सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं दे डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है, तो इग्नोर ना करते हुए इसको आराम से आप कवर अप करें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर कुछ सजेशंस और फीडबैक है तो ऑलवेज वेलकम है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे और थ्योरी एंड मोड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन से स्टार्ट करेंगे और हम लोग क्विकली उसको कवर अप करेंगे। सो इन दिस वीडियो हम लोग फिर मिलते हैं इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में।